हाय एवरीवन, फिर से स्वागत आप सभी लोगों का 15 सितंबर 2025 शिफ्ट नंबर 3 के जी के जीएस के क्वेश्चन के इस डिस्कशन वीडियो में। इससे पहले के सभी शिफ्ट्स के जो डिस्कशन है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को भी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है वो है, क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करके जाया करें। और अगर आपको कुछ कहना है, कोई भी बात आपको कहनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स का यूज भी करा करें। तो लीजिए भी पहला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। सवाल पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधार आर्ट बियॉन्ड स्टोन स्कल्पचर्स, यानी कि पत्थर की मूर्तियों से परे गांधार कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने कहा है कि पत्थर की मूर्तियों के परे। तो जब कभी भी गांधार आर्ट का जिक्र होता है ना, तो वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आपको मेटल्स, गोल्ड, आइवरी, आइवरी बोले तो हाथी दांत जैसे जो मटेरियल्स है ना, उनका भी यूज होता था। अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ गोल्ड reliquary with figures in an arcade was found at बीमारन, यानी कि बीमारन में मेहरा बदार आकृतियों वाला एक स्वर्ण अवशेष पात्र पाया गया था। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। ये बिल्कुल सही है। ये जो बीमारन यहाँ पर दिया है ना, ये आपका अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है। और अफगानिस्तान से एक फेमस गोल्ड, ये जो रेलिकरी है, जो कि एक अवशेष का पात्र है, वो हमें मिला। इस जिसके ऊपर आपको बुद्धा और जो डिवोशन है उनकी फिगर्स बनी हुई नजर आई। और ये आपका गांधार आर्ट की जो मेटल क्राफ्ट्समैनशिप है उसको दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहा आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला। सेकंड है, इंटिग्रेटली कार्व्ड आइवरी प्लेक्स वर डिस्कवर्ड एट बेग्राम, यानी कि बेग्राम में जटिल नक्काशीदार हाथी दांत टिकाओं की मतलब पट्टिकाएं खोजी गई थी। ये भी आपका यहाँ पर सही रहेगा। बेलग्राम, जो कि आपका अगेन अफगानिस्तान से आप एसोसिएट करेंगे, वहां पर हाथी दांत के बहुत फाइन कार्व्ड प्लेक्स आपको मिलते हैं। और ये हमें बताता है कि गांधार आर्ट आइवरी और लग्जरी आर्ट ऑब्जेक्ट्स में भी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए भाई। हमसे पूछा था कौन कौन से करेक्ट, तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट वाली बात आपकी करेक्ट हो जाती। तो आज के बाद याद रखिएगा, जब कभी भी गांधार आर्ट सुनने मिले तो वहां पर स्टोन भी इन्वॉल्व है, गोल्ड भी इन्वॉल्व है और आइवरी भी इन्वॉल्व है। ठीक है। और जो ये आपकी बीमारन साइट है, ये आपका गोल्ड रिलिक्वरी को लेकर फेमस है। जो आपका बेगराम है वो आइवरी आर्टिफैक्ट्स को लेकर फेमस है। इन दोनों को याद रखिएगा। गांधार आर्ट में आपको इंडो ग्रीक्स प्लस रोमन प्लस जो इंडियन स्टाइल है, उन सभी का मिक्सचर नजर आता है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द कानुमा फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंध्र प्रदेश में कनुमा पर्व के सांस्कृतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? चार ऑप्शन उन्होंने आपको यहाँ पर दिए हैं। फेस्टिवल का नाम है कानुमा फेस्टिवल। संबंधित किससे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि संक्रांति के बाद मनाया जाता है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस इन चार में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक एक करके देखते हैं। पहला ये बोल रहे हैं, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून फार्मिंग एक्टिविटीज। ये वाली बात यहाँ पर गलत है। ये ज्यादातर खरीफ जो सीजन होता है ना, खरीफ सीजन कौन सा होता है? आप लोगों के साथ मैंने चर्चा करी थी ना, खरीफ सीजन वो है जो कि मॉनसून सीजन से आपका संबंधित है। तो ये जो फेस्टिवल है वो आपका खरीफ सीजन से रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात करी कि मॉनसून फार्मिंग एक्टिविटीज ये आपका खरीफ से संबंधित है, ये आपका कानूमा से रिलेटेड नहीं था, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। दूसरा है, इट इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग कैटल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि यह कृषि में प्रयुक्त मवेशियों के सम्मान के लिए समर्पित है। जब कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि भाई सिग्निफिकेंस में क्या है, तो ये डेडिकेशन वाला जो सब मतलब पॉइंट होता है ना, ये आपका सबसे सटीक बैठता है। तो यहां पर आपको यही ऑप्शन क्या करना है, पिक करना है। ठीक है। क्योंकि मेन पर्पस यही है कि जो भी मवेशी हैं, जो भी कैटल है, जैसे कि बैल, गाय या भैंस, उनको सम्मान दिया जाता है, जो कि खेती में सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
और इस दिन बैलों को सजाया जाता है, उनकी पूजा होती है, फार्मिंग के लिए जो ग्रैटिट्यूड है वो उनके लिए दिखाया जाता है। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका इसमें इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, विच ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट कार्व्ड hornpipe design and ceremonial use. It is found in the folk music of हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में पाया जाने वाला कौन सा पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र अपनी अलंकृत घुमावदार हॉर्नपाइप संरचना और औपचारिक उपयोग के लिए जाना जाता है? अब इंस्ट्रूमेंट्स बेस पर आपके सवाल ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछेंगे वो। अब आपसे वो उसको घुमाकर पूछेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश का है, इस तरीके के इसके अंदर आपको इसके वर्णन मतलब देकर वो पूछ लेंगे। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया गया है नरसिंहा। ठीक है, एक ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है। हॉर्न पाइप का शेप होता है, यानी कि घुमावदार जैसे सींग होता है ना, उसके जैसा होता है। और वहां पर सेरिमोनियल या फिर मंदिरों के रिचुअल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के फोक म्यूजिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो कर्व्ड शेप होती है, बहुत ही लाउड और मैजेस्टिक साउंड ये देता है। मोस्टली जितनी भी प्रोसेशंस होती हैं और टेम्पल्स आपको नजर आते हैं वहां पर इसको बजाया जाता है। ठीक है, भोपाल, तो ये तो आपका शहर का नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है। हुल्की एक यहाँ पर नाम यूज किया है, ये फोक सॉन्ग डांस से ज्यादा मतलब रिलेटेड टर्म है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया है कांगरांगे। कांगरांगे ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है हिमाचल का, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो कल को हो सकता है ये आपसे पूछ लें कि ये जो नरसिंहा है ये आपका किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है। इसको हिमाचल के अंदर उनके टेम्पल रिचुअल्स में यूज करा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विमिंग इवेंट्स 50 मीटर पूल। विश्व चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिताओं में 50 मीटर पूल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। पहले भी हमने कई सारे ऐसे सवाल डिस्कस करे हैं जिसमें स्पोर्ट्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस पर आधारित बातें करी हैं। पहला है, मैन एंड वुमेन compete इन आइडेंटिकल फ्री स्टाइल डिस्टेंसेज फ्रॉम 50 मीटर टू 1500 मीटर। पुरुष और महिलाएं 50 मीटर से 1500 मीटर तक समान फ्री स्टाइल दूरी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विमिंग, अगर 50 मीटर पूल की मैं बात करूं तो मैन और वुमेन दोनों के लिए फ्री स्टाइल डिस्टेंस सेम होता है। जैसे कि 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर, 800 मीटर या फिर 1500 मीटर। तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। सेकेंड है, इंडिविजुअल मेडले इज हेल्ड ओनली अप टू 400 मीटर फॉर बोथ जेंडर्स, यानी कि व्यक्तिगत मेडले दोनों लिंगों के लिए केवल 400 मीटर तक आयोजित होती हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल मेडले जो इवेंट है उसमें आपका 200 मीटर या 400 मीटर आपका इंडिविजुअल मेडले आता है, और इससे ज्यादा का जो इंडिविजुअल मेडले इवेंट है ना वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए भी यहाँ पर आपके। तो इसीलिए बोथ 1 एंड 2 वाला जो ये ऑप्शन है इसे हमें करेक्ट आंसर करना होगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है फ्री स्टाइल, इसका मतलब समझता है कोई? यानी कि सेम डिस्टेंस फॉर मैन एंड वुमेन। और ये जो यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल मेडले जिक्र किया, इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिमम होता है 400 मीटर तक का। ठीक है, पूल साइज आपका 50 मीटर का होता है, वो ओलंपिक साइज होता है। फिलहाल यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो इन्होंने दिए थे वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएएफआई एस्टैब्लिश्ड? भारतीय एथलेटिक्स के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना बताइए किस वर्ष करी गई? तो ये सिर्फ ना इस क्लास के अंदर मैं इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगा, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 1946 में भाई इसकी स्थापना हुई थी, और यही जो इंडियन एथलेटिक्स है ना उनकी एपेक्स बॉडी भी है। ठीक है, और बाद में इस एएएफआई का नाम चेंज भी कर दिया गया था, और इसका नाम सिर्फ एएफआई कर दिया गया था। एएफआई बोले तो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये पूछा जाए तो जितने भी ओलंपिक्स गेम्स होते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए एथलीट्स को ये मैनेज करता है। ट्रैक्स हो या फील्ड के इवेंट्स हो, उनका ऑफिशियल बॉडी है हमारे देश के अंदर।
ठीक है, कोई समस्या नहीं। एएफआई 1946 के अंदर फाउंड किया गया, एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी है। अगर इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है तो वो आपका नई दिल्ली में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, वेयर वाज द 17th एडिशन ऑफ ज्वाइंट इंडिया मंगोलिया मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड इन 2025? अब ये 2025 के अंदर जो ये नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई थी उसका जो 17th एडिशन था उसकी लोकेशन ये पूछ रहा है। पहली चीज तो भारतीय और मंगोलिया की सैन्य अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट होता है। ये इसका 17th संस्करण था, तो इसको लेकर याद रखिएगा ये मंगोलिया के अंदर जो उनका उलान बटार है वहां पर इसका आयोजन करा गया था। और ये एक्सरसाइज मैं पूछूं आपसे कि क्यों कराई जाती है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना, जो काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स होती हैं वो कराई जाती हैं, टेक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, इवन पीस कीपिंग स्किल्स पर भी वहां पर काम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंट का कभी भी नाम है इंडिया और मंगोलिया याद रखने हैं, और 2025 का वेन्यू हमने यहाँ पर जाना। और ऑल्टरनेटिंग इनके होस्ट होते हैं, जैसे कि अगली साल ये वाला जो आयोजन कराया जाएगा वो अब इंडिया में कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ओवर 60 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि कौन से शहर के अंदर आयोजित करी गई? भाई करंट अफेयर पर बेस्ड सवाल। अगर आप लोगों को करंट अफेयर के डिस्कशन को लेकर क्लियर रहना है तो मेरे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी प्रोवाइडेड है, और जो हम वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं वो भी प्रोवाइडेड है, तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा इंडियन एथलेटिक्स ने इसमें भाग लिया, जो कि साउथ कोरिया के अंदर आयोजित करे गए थे, और साउथ कोरिया के गुमी में आयोजित करे गए थे। इसमें बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो होस्ट सिटी गुमी, कंट्री साउथ कोरिया, इवेंट था आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडियन कॉन्टिजेंट के लगभग 60 से ज्यादा एथलीट्स के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो याद है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अरेंज्ड मैरिज बाय चित्रा बनर्जी देवकुर्नी? तो चित्रा बनर्जी देवकुर्नी द्वारा लिखित अरेंज्ड मैरिज का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर्णन बताइए। इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा मिलता है? अब एक किताब है, अपने मन से मत लिखने के ना कि अरेंज मैरिज क्या होती है। तो पहली चीज, इस बुक का जो ऑथर है वो आपको याद रखना है, चित्रा बनर्जी। और ये बुक एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि कई सारी चीजों पर फोकस करती है, जैसे कि जो इमिग्रेंट महिलाएं होती हैं उनके स्ट्रगल्स को बताया गया है, जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी है उस पर इन्होंने ध्यान दिया है, अरेंज्ड मैरिजेस सिस्टम के सोशल और जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी इसके अंदर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा आएगा, स्टोरीज एक्सप्लोरिंग इमिग्रेंट लाइफ, कल्चरल आइडेंटिटी एंड अरेंज्ड मैरिज चैलेंजेस, ये वाला ऑप्शन इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखो, ये नहीं सोचेगा कोई कि अरे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है अरेंज मैरिज को। सबके अपने अपने अलग अलग चीजों को देखने के तरीके होते हैं, सिर्फ किताब के ऊपर ध्यान देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्लेशियल टेल फ्रॉम वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स? अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनदीय टेल को जल निक्षेपित हिमनदी अवसादों से सबसे अच्छी तरह अलग करता है? सबसे पहली चीज, जो ग्लेशियल टेल होते हैं इनकी क्या पहचान होती है? यहाँ पर आपको अनसॉर्टेड मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। जो बर्फ है वो डायरेक्टली ये डिपॉजिट करता है, और जो बोल्डर्स है उनसे लेकर क्ले तक सब इसके अंदर मिक्स होता है। यहाँ पर कोई भी आपको लेयर नजर नहीं आएगी, ये नॉन स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, अगर आपको ये ग्लेशियल टिल मैंने क्लियर कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इट इज लेयर्ड एंड स्ट्रेटिफाइड ड्यू टू फ्लोइंग मेल्ट वाटर, यानी कि यह बहते हुए पिघले पानी के कारण स्थित होता है। देखो, लेयर और स्ट्रेटिफाइड कहना यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये वाटर लेड सेडिमेंट्स होता है। ओके, दूसरा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ यूनिफॉर्मली साइज्ड राउंड पार्टिकल्स। इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गलत करूंगा, क्योंकि ये रिवर डिपॉजिट्स की खासियत है। ठीक है, दूसरा है, इट इज एन अनसॉर्टेड मिक्स ऑफ मटेरियल्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय आस्ड। अब देखो,
डायरेक्टली बाई आइस, यही तो मैंने अभी आपको बताया था ग्लेशियल टिल की पहचान के अंदर, कि आइस इसके अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट करता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर जाएगा, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करने का काम करेगा। ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। टिल होता क्या है, टिल के बारे में पता है आपको? ये डायरेक्ट जो आई डिपोजिशन होता है ना, वो होता है। और जो मैं वाटर लेड कह रहा हूं, ये क्या होता है, ये आपका सॉर्टेड प्लस लेयर्ड होता है। और टेल आपका पुअरली सॉर्टेड होता है और उसके अंदर आपको आपके एंगुलरली पार्टिकल्स नजर आता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गीता उपाध्याय, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि भाई इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एक करके देखते हैं। शी इज अ हिंदी राइटर फ्रॉम असम, वह असम की एक हिंदी लेखिका है, इसको आप कर देंगे गलत, क्योंकि हिंदी राइटर नहीं है। गीता उपाध्याय प्राइमरली हिंदी राइटर नहीं मानी जाती हैं असम से। ठीक है, उनकी पहचान मिली, उनका जो ट्रांसलेशन काम है ना, उससे जुड़ी हुई है। तो ये वाली जो बात है, यहाँ पर आपकी गलत होगी। सेकेंड है, सी ट्रांसलेटेड द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि इन्होंने डेयरी ऑफ एन फ्रैंक का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो ये ट्रांसलेशन किया, इससे जो होलोकास्ट लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं इंडिया तक पहुंचाई गई। तो ये ट्रांसलेटर है बहुत बड़ी। शी वॉज कन्फर्ड दी पद्म भूषण इन 2025, उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जी नहीं, इनको पद्म भूषण नहीं मिला। सेल्फ स्टेटमेंट, इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो सेकंड वाला है ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ओनली। अब देखो ऐसे सवाल भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि जो ये ट्रांसलेशन वाला काम होता है ना, वो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ये होलोकास्ट लिटरेचर है, जहां पर पद्मा अवार्ड के सवालों को भी आपका एसएससी या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, बट इनको दिया नहीं गया पद्म भूषण। असर्शन रीजन सवाल है, अभिकथन में कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 इज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन फरवरी 2011। भारत के अधिकांश भागों में जनगणना 2011 का जनसंख्या गणना चरण फरवरी 2011 में आयोजित किया गया था। ये 2011 के सेंसस से संबंधित सवाल है। और ये जो फरवरी की बात कर रहे हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। सेंसस 2011 का जो पॉपुलेशन काउंटिंग फेज था वो फरवरी में आपका हुआ था, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर। दूसरा है, हाउसिंग लिस्टिंग इन हाउसिंग सेंसस वाज पोस्टपोन ड्यू टू इंश्योर साइमल्टेनियस डेटा कलेक्शन, यानी कि एक साथ आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए मकान सूचीकरण और आवास जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। ये वाली बात यहाँ पर गलत है। जो हाउसिंग लिस्टिंग फेज था ना, वो ऑलरेडी 2010 में हो चुका था और पोस्टपोन नहीं किया गया था। इसी वजह से ये जो सेकंड यानी कि रीजन दिया है वो आपका इसमें गलत था। ए इज ट्रू और आर इज फॉल वाला ये जो ऑप्शन है इसमें सही जाएगा। तो हाउसिंग लिस्टिंग कब हुई आपकी? 2010 में, और 2011 के फेब में आपकी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कराया गया। एक सवाल मैं यहीं पर आपसे पूछता हूं कि ये जो सेंसस को कराता है वो कौन कराता है, बताएगा कोई? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये क्या कराते हैं? ये सेंसस को कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एक्यूरेट, यानी कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करना है और बताना है कि कौन कौन से इनमें से सही है। एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुन के ही सारी चीजें करेक्ट होती हैं। पहला, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट allow satellites to maintain consistent local solar time over a specific region। सूर्य समकालिक कक्षाएं उपग्रहों को किसी विशेष क्षेत्र में समान स्थानीय सौर समय बनाए रखने की अनुमति देती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि सैटेलाइट हर पास में सेम लोकल सोलर टाइम पर आए। दूसरा है, दिस ऑर्बिटल फीचर इज आइडियल फॉर कॉन्टिन्यूस सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। यह कक्षीय विशेषता भूस्तरीय कक्षा में निरंतर सौर ऊर्जा के संचालित संचार उपग्रहों के लिए आदर्श है। ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने यहाँ पर। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, वो पोलर लो अर्थ ऑर्बिट होता है।
जहां पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए उसका काम करा जाता है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए आपका सिर्फ स्टेटमेंट वन करेक्ट था यहाँ पर। तो ओनली वन वाला जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखोगे जो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन और वेदर सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है, वो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज नहीं होता है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स दी सर्कैडियन रिदम, यानी कि सर्कैडियन लय को नियंत्रित करने वाला मानव मस्तिष्क का वो भाग आपको बताना है। सबसे पहली चीज आप यही पूछेंगे कि भाई ये जो सर्कैडियन लय है ये होता है आपका जो आपकी जैविक घड़ी होती है, उस जैविक घड़ी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये सर्केडियन रिदम करता है। अब जो माइंड का या ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है वो हमसे पूछा गया था, तो वहां पर आपको हाइपोथैलेमस याद रखना है यार। ठीक है, ओके, बेसिक सी बात है। हाइपोथैलेमस के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ जाती हैं? इसमें आपको एससीएन नजर आता है। व्हाट इज दिस एससीएन? ये होता है आपका सुप्राचेस्मिक न्यूक्लियस। ये बॉडी की जो स्लीप और वेक वाली साइकिल है ना उसको कंट्रोल करता है। जो लाइट के सिग्नल्स है उसको रेटिना से लेकर आपका एससीएन तक जाते हुए आपको नजर आता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्होंने इसमें सेरेबेलम दिया है, ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, लिख देते हैं यहाँ पर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। यहाँ पर आपको मेड्यूला एब्लंगोटा का में नाम दिया गया है, ये आपकी जो हार्ट बीट होती है या फिर जो आपकी ब्रीदिंग होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। थैलेमस भी आपसे कई बार पूछा जाता है, जो आपके सेंसरी रिलेटेड स्टेशन के रूप में इसको थैलेमस को जाना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका ये जो टर्म दिया गया सर्कैडियम रिदम, ये क्या है? ये आपका हाइपोथैलेमस से संबंधित है। ओके, अच्छा एक और सवाल आपसे अगर मैं पूछूं, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है वो आपकी क्या रिलीज करती है? वो आपका मेलाटोनिन रिलीज करती है। सुना होगा बहुत ज्यादा आपने। ठीक है, और अगर आपसे बायोलॉजिकल क्लॉक अगर पूछा जा रहा है तो आपका एससीएन से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज और आर करेक्ट? मंत्री परिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये दो दिए गए हैं, दोनों में से ढूंढना है कि भाई कौन कौन से सही हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू दी लोकसभा। क्या ये बात सही है? ये वाली बात तो 100% सही है। आपको एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है 73 का थर्ड क्लॉज, 73 नहीं 75 का थर्ड क्लॉज, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है लोकसभा को लेकर, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, इन स्टेट्स with bicameral legislatures the state council of ministers is collectively responsible for the legislative council। legislative council के लिए थोड़ी ना होगा, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, काउंसिल के प्रति नहीं। इसीलिए यहां पर सिर्फ आपका ये पहला वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट था। तो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केंद्र के जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को लेकर, और अगर राज्य की बात हो रही है तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर। जो अपर हाउस होता है, जैसे कि केंद्र में आपका वो लोक राज्यसभा है और आपका स्टेट लेवल पर वो आपका आपका विधान परिषद है, तो जो अपर हाउस है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए आपका ये ओनली वन वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बताइए कि कौन सा और कौन से इसमें सही है। तीन स्टेटमेंट दिए, एक एक करके देखते हैं। पहला, the governor's discretionary power to recommend president's rule is mentioned in article 356(1), यानी कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख है वो 356(1) में किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इस 356(1) के तहत। दूसरा है, द 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट curtailed the governor's term from 5 years to 4 years, यानी कि 41st में संवैधानिक संशोधन ने राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया था। ये गलत है, गवर्नर का टर्म हमेशा 5 साल रहा है, तो कम का करवा रहे हैं ये।
इसको हमने गलत कर दिया। दूसरा है द सरकारिया कमीशन एडवाइज्ड दैट गवर्नर्स शुड नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स अनलेस इन रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि सरकारिया आयोग ने सलाह दी थी कि राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटा जाना चाहिए, सिवाय दुर्लभ और अनिवार्य परिस्थितियों में। ये वाली बात आपको करेक्टली याद रखनी है। जो भी पॉलिटिकल मिसयूज है उससे बचने के लिए ये रिकमेंडेशन दी गई थी। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट था और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। याद रखेंगे तो फर्स्ट एंड थ्री ओनली की वजह से ये बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर मार्क करना। गवर्नर की टर्म कितनी होती है? 5 साल। सरकारिया कमीशन आपका किससे संबंधित है? ये केंद्र और राज्यों के रिलेशन से संबंधित है। और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट के रूल से संबंधित है। ये बातें हमने इस सवाल के अंदर जानी। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। यार कितना आसान सवाल है ये। फिजिक्स में हमने ना ये 6th क्लास से हमें रटाया जाता है। और अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है तो आपने कोई पाप कर दिया हो। अगर नहीं पता है तो आज याद रख लेंगे। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है? मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से जो मानवों की आई है ना वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है बिना किसी स्ट्रेन के, उसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें बी ऑप्शन था। और इस डिस्टेंस से आप अगर बुक को पढ़ रहे हैं या फिर राइटिंग को देख रहे हैं या फिर क्लियर विजन को मेंटेन कर रहे हैं तो सारे काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये नियर पॉइंट है। ठीक है, फार पॉइंट क्या होता है? चलो ये तो हमने जान लिया। नियर पॉइंट हमने बोल दिया 25 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं फार पॉइंट, फार पॉइंट कितना होता है? याद रखिएगा, इन्फिनिटी। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। What is the maximum detention period a magistrate can authorize under BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 for offenses punishable with less than 10 years before default bail applies। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 के तहत 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में डिफॉल्ट जमानत लागू होने से पहले मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने समय तक हिरासत की अनुमति दे सकता है? अब यार इस पर बहुत सारे सवाल बने। जो ये BNSS 2023 के अंडर में अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल से कम है, अगर उसके जुर्म की जो सजा है वो 10 साल से कम है, तो मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 60 दिन की डिटेंशन अलाउ करता है। तो 60 डे वाली बात आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो डिफॉल्ट बेल है ना वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो BNSS डिफॉल्ट बेल को लेकर अगर किसी की जो सजा है वो 10 ईयर से कम है तो डिटेंशन 60 डेज का ही होगा। और अगर 10 ईयर से ज्यादा या बराबर है या फिर लाइफ है या फिर डेथ की सजा है तो 90 डेज के बाद बेल अप्लाई करने का उसको काम दिया जाता है। मतलब ये जो आपका BNSS आया था ना, इसने जो CRPC है उसको रिप्लेस किया था। फिलहाल इसका आंसर ये 60 दिन हो जाएगा। असर्शन रीजन बेस्ड एक और सवाल आपके सामने है। स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी कार्ड्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्वामित्व योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। तो ये स्वामित्व स्कीम को लेकर आपको चीजें याद रखनी है। इसमें ना ड्रोन के सर्वे से जो रूरल एरियाज है ना उसकी मैपिंग करी जाती है और जो प्रॉपर्टी कार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही थी। दूसरा है इट कवर्स रूरल एंड अर्बन एरियाज। गड़बड़ कर दी इन्होंने यहाँ पर। स्वामित्व जो स्कीम है ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है, ये अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ असर्शन को करेक्ट करा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। व्हाट इज दिस स्वामित्व? ये है आपका रूरल प्रॉपर्टी मैपिंग, जहां पर ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। ओनरशिप जो राइट्स है या फिर जो रेवेन्यू है उसकी क्लैरिटी मिल रही है। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सा इन्वॉल्व है, कोई बताएगा? इसमें पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक नाम दिया गया है आपको यहाँ पर पोइकल कुतरई अट्टम।
और डमी हॉर्स डांस इज परफॉर्म्ड प्राइमरली ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स इन विच स्टेट? देखो, ये तो आइडिया लग गया होगा कि किसी साउथ इंडियन स्टेट के अंदर हो रहा होगा इस नाम को सुनकर। नाम क्या है इसका? पोइकल कुतरई अट्टम, जिसको डमी हॉर्स के डांस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या है ना, एक ये ट्रेडिशनल लोक नृत्य है जिसमें जो डांसर है ना वो नकली घोड़ा पहनकर डांस करते हैं, और ये मुख्यतः आपको तमिलनाडु राज्य के टेम्पल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हुए लोग नजर आते हैं। तो इस जो डांस का यूज है ना, वो टेम्पल्स के जो प्रोसेशंस होते हैं, या फिर जो गांव के त्योहार होते हैं, या फिर अगर कोई त्योहार मना रहा है उसमें इसको यूज करा जाता है। ठीक है। केरला इसमें सही नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको कथकली परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, या फिर मोहिनी अट्टम भी परफॉर्म करा जाता है आपके केरला के अंदर, ये फेमस है। कर्नाटक भी आपका यहाँ पर गलत था। कर्नाटक के अंदर आपका बहुत सारे हैं। यक्षागन एक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यक्षागन ये फेमस है यहाँ पर। तेलंगाना के भी ऐसे देख लीजिएगा। तो याद रखेंगे, ये जो आपका पोइकल कुतरई अट्टम है इसका संबंध हमें तमिलनाडु से याद रखना है। What does a lower score on the corruption perception index closer to zero indicate? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर कम स्कोर जैसे कि जीरो के करीब आपको क्या दर्शाता है? हम बहुत सारे इंडेक्स पढ़ते हैं, इंडेक्स में आपकी रैंकिंग क्या है, लेकिन उनके बारे में आइडिया भी लेना होता है। जैसे कि सीपीआई, विच इज दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 0 से 100 तक स्केल पर इसको करा जाता है। अगर लोअर स्कोर है मतलब वहां पर और ज्यादा करप्शन है, और अगर हायर स्कोर है मतलब वो कंट्री थोड़ी सी क्लीनर है, वहां पर भ्रष्टाचार वगैरह नहीं है। अगर इसीलिए वो 0 के पास है तो करप्शन वहां पर ज्यादा है, मोर करप्शन। बी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वो आसान है, क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। इंडिया का स्कोर वगैरह इसमें कभी कभी पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? कौन सा युग्म कृषि आधारित उद्योगों का सही प्रतिनिधित्व करता है? यार ये कॉमन सेंस से आप इस सवाल को करेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ही बेसिक सी चीज उन्होंने पूछी। आप मुझे बताओ कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो वही तो उद्योग होते हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें आप एक एक करके ऑप्शन देख लो, इन्होंने कौन कौन सा दिया है। सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स दिया है पहले ऑप्शन में। तो सीमेंट तो लाइमस्टोन मिनरल बेस्ड है, पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्रूड ऑयल बेस्ड है, तो ये एग्रो बेस्ड थोड़ी ना हो गए, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा देखो, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड शुगर, तो कॉटन टेक्सटाइल के अंदर रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन ही है, और डायरेक्ट फार्मिंग प्रोडक्ट से ही बनती है, तो इसीलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। और दूसरी तरफ इन्होंने आपको शुगर दे दिया, शुगर के अंदर रॉ मटेरियल क्या है आपका? शुगर केन, गन्ना, फार्मिंग से मिलता है, इसीलिए ये भी आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच नेशनल बैंक रिकॉर्डेड सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनटू द वाइल्ड इन 2015? यार ये करंट अफेयर का सवाल है, मेरी करंट अफेयर की डिस्कशन देखोगे, सवाल पढ़ाया था मैंने आपको। इस राष्ट्रीय उद्यान ने 2025 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सफलतापूर्वक पुनः जंगल में लाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब इन्होंने क्या दे दिया है आपको? सिर्फ ऑप्शन में नेशनल पार्क दे दिए, और जो मैंने सवाल डिस्कस करा था उस नेशनल पार्क का कौन से राज्य के अंदर लोकेशन है वो बताया था। फिर मैंने बताया था कि चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का री इंट्रोडक्शन करा गया सक्सेसफुली। तो जीआईबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया का एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी है, और इसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना वो एरिड या फिर सेमी एरिड जो घास के मैदान होते हैं वो होता है। और ये आपका डेजर्ट नेशनल पार्क जिसकी जो लोकेशन है वो है राजस्थान, इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। तो 2025 में यहाँ पर जीआईबी का सक्सेसफुली री इंट्रोडक्शन करा गया। ठीक है। फिर इसका नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। पूनो नेशनल पार्क ये चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये आपका टाइगर्स और वल्चर्स के लिए नोन है। तो ये बाकी बातें भी हमें याद रखनी है। ठीक है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये भी याद रखना है, कल को अगर मान लो कि इससे रिलेटेड इन्होंने आपसे पूछ लिया। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अरे क्या सवाल पूछ लिया। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंदर, और अभी किस में आता है, अभी ये लीगल राइट में आता है, जो कि आपका 300A में है। ठीक है, तो आसान है। राइट टू इक्वालिटी अभी भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम अभी भी फंडामेंटल राइट है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो बाकी के आपके आसान है। विच पेलोड मॉनिटर्स सोलर विंड एट L1 बिंदु पर सौर वायु की निगरानी करने वाला पेलोड कौन सा है? थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, बट ये चर्चा में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एस्पेक्ट्स एक ऑप्शन दिया गया है, व्हाट इज दिस? ये है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो L1 पॉइंट पर सोलर विंड को मॉनिटर करने का काम यही है, और ये पेलोड आदित्य L1 मिशन इसरो का पार्ट है। सोलर विंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है, स्पेस का जो वेदर है उसके प्रोडक्शन में ये मदद करता है। तो याद रखेंगे इसको। बाकी के देखो ऑप्शन में यहाँ पर आपको सूट दिया गया है, ये है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सन की जो सरफेस है उसकी स्टडी करता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सोलेक्स दिया गया है, ये सोलर का लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। हेलियो ओएस दिया गया है, ये हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि सोलर जो फ्लेयर्स है ना उनके लिए है। ये तीनों के तीनों का मतलब यहाँ पर नहीं था, एस्पेक्ट्स यहाँ पर करेक्ट होता। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इन दोनों में से कौन कौन से करेक्ट है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है, इंडियन फेडरलिज्म इज बायस्ड टुवर्ड्स द सेंटर। भारतीय संघवाद केंद्र की ओर पक्षपाती है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडिया का स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, उसमें केंद्र को स्ट्रांग बनाया गया है और राज्यों को वीकर बनाया गया है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं ना। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट वन यहां पर सही हो गया। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड फेडरल एक्सप्लिसिटली, यानी कि संविधान में संघीय यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। जी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है आर्टिकल 1 में। तो याद रखेंगे, आसान था, तो इसलिए हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट वन ही करेक्ट था, ओनली वन वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो भाई ये था डिस्कशन 15 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 भी हमने यहाँ पर मार्क कर देते हैं डन। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करने में बिल्कुल ना शर्माएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर छोड़कर जाया करें। उससे थोड़ा सा एंगेजमेंट रहता है। मुझे भी लगता है कि आप लोग कौन कौन स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलरली देख रहे हैं, उससे एक बॉन्डिंग ही क्रिएट होती है। बाकी यार आप लोगों को अगर कुछ भी मुझसे पर्सनली पूछना है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की जो PDF है वो आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे है। बाकी मेरे टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है ना, जैसे कि प्लेलिस्ट या बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें, वो सबकी सब डिस्क्रिप्शन में। चलिए तो भी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।